हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में मैंने आपसे इल्तुतमिश के संघर्षों तथा युद्ध और विद्रोहों के विषय में बात किया था। आज मैं आपसे इल्तुतमिश के प्रशासनिक प्रणाली तथा किस प्रकार उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का काम किया था इसके विषय में बात करूंगी। परंतु इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ इस विषय पे कि जो अभी हम लोग पूरे विश्व में कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, यह समय है सोशल डिस्टेंसिंग का। यही एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से सारे शॉप्स बंद हैं, इस वजह से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसी के साथ मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे पास मार्कअप पेन भी नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड का जो मेरे पास पेन अवेलेबल था उसी से मैं लिख रही हूँ। पता नहीं शायद ये बोर्ड बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हो, परंतु आगे आने वाले समय में ऐसा जो है ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। पर इसी तरह से जिस प्रकार से आपने मेरा साथ दिया है अभी तक, आगे भी इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए जब तक हम ये लॉकडाउन से उबर करके बाहर नहीं निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी जो है इसे पूरा एक सर्व कल्याण का जो है माहौल तैयार हो पूरे भारत में और विश्व में, और सभी इससे हम लोग मजबूती से निकल करके बाहर आएंगे। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय के बारे में बात करने के लिए, इल्तुतमिश के प्रशासनिक प्रणाली के विषय में और किस प्रकार उन्होंने साम्राज्य को सुसंगठित तौर पे प्रशासनिक प्रणाली को स्थापित करते हुए दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया था और इसे कुशलता पूर्वक स्थापित करते हुए दिल्ली सल्तनत को वैधानिकता भी प्रदान की थी। अब एक एक करके मैं आपसे चर्चा करूंगी कि इल्तुतमिश के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हुए थे तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनके द्वारा क्या योगदान भारत के लिए रहा है। अब जैसा कि मैं आपसे बात करना चाहूंगी प्रशासनिक कार्य के विषय में, पहला काम जो उन्होंने किया था प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए वह था चालीसा दल का संगठन। अब चालीसा दल के विषय में अगर हम बात करते हैं तो यह नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 40 लोगों का समूह था जिसे हम तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में जब मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में आपसे बात किया था उस समय मैंने आपसे यह कहा था कि आमिर वर्ग जो थे उस समय में जो उच्च कुल के थे उन्हें नियंत्रण में लाना बहुत ही आवश्यक था प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा। एक तो उस समय में आमिर वर्ग था ही, साथ ही साथ गुलाम का भी एक वर्ग दिल्ली सल्तनत में तैयार हो गया था। इल्तुतमिश ने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था, या फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक कूटनीति और दूरदर्शिता को भी दर्शाता है इल्तुतमिश का कि किस प्रकार उसने चालीसा दल के निर्माण के साथ में जितने भी महत्वाकांक्षी आमिर और गुलाम रहे थे उनको नियंत्रण में लाने का काम चालीसा दल के स्थापना के साथ में किया था। यदि हम चालीसा दल के उद्देश्य के या इसके स्थापना के उद्देश्य के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक प्रकार से इल्तुतमिश का यहाँ पे दोहरा उद्देश्य की पूर्ति होती है। पहला तो ये कि आमिर वर्ग और जितने भी महत्वाकांक्षी जो गुलाम थे और आमिर वर्ग के लोग थे उन्हें नियंत्रित करना, दूसरा प्रशासनिक तंत्र को भी मजबूत करना क्योंकि इन्हीं में से ही जितने भी उच्च पदाधिकारी का कार्य था इन्हें ही सौंपा गया था। तो एक प्रकार से चालीसा दल के निर्माण के साथ में हम यह जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने का काम किया था। अब जैसे जैसे पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपसे बात किया कि बहुत सारे क्षेत्रों पे इल्तुतमिश ने अपना अधिकार कर लिया था, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने इक्तादारी प्रथा या इक्ता प्रणाली की स्थापना की थी। इक्ता एक्चुअली था क्या, वो प्रांतों का विभाजन था पूरे साम्राज्य का, जिसे हम इक्ता के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से यहाँ यह कहा जा सकता है कि इक्ता के स्थापना के साथ में भारत को सुदृढ़ता प्रदान करने का काम भी हुआ था क्योंकि साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए प्रांतों को भी नियंत्रण में लाना आवश्यक होता है। इक्तादारी प्रथा में जो इसके प्रधान होते थे उन्हें इक्तादार, वली और मुक्ति कहा जाता था। इक्तादारों का कार्य होता था कि जिस क्षेत्र के ये प्रधान होते थे उस क्षेत्र से राजस्व वसूली करना तथा सैनिकों का रख रखाव भी करना। यदि
किसी भी समय शासक को युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता होती थी, तो यही इक्तदारों के द्वारा ही सैनिकों को शासकों के द्वारा या शासक को प्रदान किया जाता था। इक्तादारी प्रथा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जो नौकरशाही में तबादला का परंपरा जो था, वो इक्तादारी प्रथा के साथ ही भारत में प्रारंभ होता है। अब जब हम आगे बात करते हैं इल्तुतमिश के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों का, तो यहाँ पे हमें आगे बात करना होगा सैन्य व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश का कार्यकाल हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि युद्धों और विद्रोहों का सामना करने में और उसे दबाने का रहा था। इस कारण एक मजबूत सैन्य व्यवस्था की आवश्यकता भी उन्हें पड़ी थी। यदि बात किया जाए कि सैन्य व्यवस्था में उसका प्रधान अधिकारी कौन होता था, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो सुल्तान थे वो खुद ही सैन्य व्यवस्था में सेनापति के तौर पे काम करते थे। परंतु यहाँ पे एक विभाग का निर्माण हुआ था जिसे दीवाने अरीज कहा जाता है। 4 भागों में या 4 विभाग दीवाने अरीज के अधीन कार्य किया करते थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ये केंद्रीकृत ही रहा था सैन्य व्यवस्था। जितने इक्तादार थे जो मुक्ति हुआ करते थे, वो सभी युद्ध के स्थिति में या आवश्यकता के समय सैनिकों को प्रदान करने का काम करते थे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सैन्य व्यवस्था जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित की गई थी, वह केंद्रीकरण के तरफ ले गया था दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को, क्योंकि यहाँ पे जो सुल्तान थे वही सैनिकों की भर्ती भी करते थे और वेतन भुगतान किस प्रकार से होगा वह सुल्तान के द्वारा ही निर्धारित किया जाने लगा था। अब आगे हम आते हैं कि सैन्य व्यवस्था के बाद में उन्होंने न्याय व्यवस्था के ओर भी विशेष ध्यान दिया था। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था के जो सर्वोच्च अधिकारी थे वो सुल्तान ही हुआ करते थे, परंतु यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है विभाग का काजी उल कुजात, जो कि न्यायिक व्यवस्था की देखरेख करने का कार्य करते थे। यहाँ पे हम लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि काजी और आमीर दाद नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो प्रांतों में भी जितने भी वहां पे न्यायिक कार्य होते थे उसकी देखरेख किया करते थे। ग्राम लेवल पे या गांव के लेवल पे हम देखते हैं कि वहां पे जो पंचायत थे वो न्यायिक व्यवस्था वहां पे स्थापित करने का कार्य करते थे। इब्न बतूता इतिहासकार के द्वारा ऐसा उल्लेख किया जाता है कि इल्तुतमिश के राजमहल के बाहर में संगमरमर के 2 सिंह थे, जिसमें वहां पे उसके गले में घंटी लगी हुई थी। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जनता में से आकर के उस घंटी को बजा करके फरियाद शासक के सामने कर सकता था और तुरंत उसकी फरियाद की सुनवाई भी हो, ऐसा इल्तुतमिश के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि सैन्य व्यवस्था के साथ साथ इल्तुतमिश ने न्यायिक व्यवस्था की ओर भी संपूर्ण रूप से ध्यान देने का कार्य किया था। अब हम आगे आते हैं कि जिस प्रकार से उस समय में साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उसके लिए राजकोष का भरा हुआ होना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए एक मजबूत मुद्रा प्रणाली की आवश्यकता थी। और ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य रहा था इल्तुतमिश का कि उसने मुद्रा प्रणाली को सशक्त करने का काम किया था। नेल्सन राइट नाम के इतिहासकार हैं जिनका यह कहना है कि इल्तुतमिश का शासनकाल मुद्रा प्रणाली को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इतिहास में रखता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने सबसे पहले भारत में टकसाल में जहां से कॉइन्स का सिक्कों का निर्माण होता था उस पे उसका नाम अंकित करवाना प्रारंभ किया था। शुद्ध अरबी में भाषा में लिखित और आपका उसी मुद्रा के प्रणाली को अपनाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। 2 नए सिक्कों का प्रचलन उसके द्वारा किया गया था। पहला था चांदी का टका जो 175 ग्रेन का था और दूसरा तांबा का जित्तल। मुद्रा प्रणाली के साथ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने साम्राज्य को आर्थिक सुदृढ़ता भी प्रदान करने का कार्य किया था। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने जितने भी क्षेत्र हो सकते थे प्रशासनिक तंत्र के सभी को नियंत्रित करने का और उसे सुसंगठित तरीके से स्थापित करने का काम किया था। अब जब हम बात करते हैं कि जब प्रशासनिक तंत्र मजबूती की
या हम बात करते हैं कि राजकोष के भरे होने का या आर्थिक व्यवस्था के सुदृढ़ होने का, तो कहीं ना कहीं ये सुल्तान को भी हम कह सकते हैं प्रेरित करता है कि वो साहित्य और वास्तुकला कला के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहे। और इसके वजह से हम यह देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में विकास के लिए या फिर हम कह सकते हैं उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए इल्तुतमिश ने कुछ साहित्यकारों को प्राश्रय दिया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे जुनैदी। जुनैदी जो इतिहासकार थे उस समय के सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध साहित्यकारों में से रहे थे। इल्तुतमिश ने उन्हें अपने राज दरबार में प्राश्रय दिया था तथा जुनैदी को ही अपने प्रधानमंत्री के तौर पे भी नियुक्त करने का काम किया था। जुनैदी के अलावा जो अन्य साहित्यकारों का हमें उल्लेख मिलता है इल्तुतमिश के शासनकाल में, वह है हसन निजामी, मिन्हाज उस सिराज और मोहम्मद औफी। ये इन तीनों के द्वारा भी जितने भी लेखन कार्य किए गए थे वह इल्तुतमिश के शासनकाल के विषय में भी हमें जानकारी देने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया था, ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पहले जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसको पूर्ण कराने का काम या उसके निर्माण को पूर्ण कराने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसको पूर्ण करने का 1231 और 32 में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो अन्य जितने भी बिल्डिंग्स का निर्माण उनके द्वारा किया गया था वह था कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित था। इसको विस्तारित करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य भी क्षेत्रों में इल्तुतमिश का वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान रहा था। जैसा कि हम देखते हैं कि हौज़ शमसी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था और दूसरा बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। एक प्रकार से यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश के कार्यकाल में जितना ध्यान प्रशासनिक तंत्र पे दिया गया था, उतना ही ध्यान साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति की ओर भी ध्यान दिया गया था। इल्तुतमिश के विषय में अगर हम बात करते हैं तो उसका कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे उनके प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा क्या होगी उसको निर्धारित करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसा उल्लेखनीय रहा था इल्तुतमिश के कार्यकाल का, पूरा उनका जो शासन का काल रहा था, तो ये यहाँ पे जरूर कहा जा सकता है कि उनका जो शासन काल रहा था वो अभूतपूर्व रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो जितना विपरीत स्थिति उस समय भारत में बना हुआ था उससे उबर करके बाहर आए थे और अपने आप को सशक्त शासक के तौर पे स्थापित कर पाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हम कह सकते हैं एकदम शैशव अवस्था में छोड़ करके गए थे दिल्ली सल्तनत को, उसको और अधिक सुदृढ़ करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसके पहले जो दिल्ली सल्तनत को वैधानिकता प्राप्त नहीं थी उसे प्रदान करने का काम इल्तुतमिश ने किया था, क्योंकि उन्हें छत्र और खुतबा खलीफा बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ था। एक प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश का कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था दिल्ली सल्तनत को पूर्ण रूप से भारत में स्थापित करने के लिए। इनकी मृत्यु अप्रैल 1236 में हुई थी, जब इनका लगातार संघर्ष खोखरों के साथ में हो रहा था। बहुत अधिक जब इनका संघर्ष खोखरों के साथ में हो रहा था, वो बहुत अधिक बीमार पड़ गए थे, जिस वजह से इनकी मृत्यु अप्रैल 1236 में हुई थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल यदि भारत में इतना लंबा चल सका तो उसमें सबसे अभूतपूर्व योगदान इल्तुतमिश का ही रहा था। आज के मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। इसके विषय में यदि आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने ब्लॉग @toperstouch में इसके विषय में लिखूंगी। यदि आप इसके विषय में और अधिक जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पे जा करके इसके विषय में
पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे आने वाले वीडियो पे मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।